Yes. So finally, it had to be the Supreme Court's judgment that finally got everybody together, and I suppose the centre's attacks on the farmers. Sir, I think the BJP is too much of overconfident, and they think that if you're doing even if Is that overconfidence or arrogance? Arrogance. The Aam Aadmi Party and Congress call it arrogance. No, it could be arrogance, but it's overconfidence that you are openly rigging a system, and you believe the Supreme Court. Look at what happened. Let's ask Ruben. I mean, Ruben Mascarenhas is joining us now after a long time. Ruben Mascarenhas साहब, नमस्कार. नमस्कार RKB साहब, नमस्कार नंदिया साहब. नमस्कार. I mean, it's lovely to see you after such a long time, and you must. Thank you so much. You must be a very happy man, considering what has happened in Chandigarh. Thank God for small mercies, RKB. We live in very difficult times. We live in very bleak times. यहाँ पे बीजेपी और उनके नेताओं को ना तो कानून का डर है, ना तो किसी इंस्टीट्यूशन का डर है, और ये तो उनका पाप का घड़ा भर गया कि उनकी बदकिस्मती थी कि चंडीगढ़ में जो भी हुआ ये कैमरा में कैद हो गया, इसे पूरे दुनिया ने देखा. और आप सोच सकते हैं कि कैमरा होने के बाद अगर ये लोग इतना अगर धांधलीबाजी करते हैं, इतने जो वोटों की चोरी करते हैं, इतनी जो टैंपरिंग करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि अगर कैमरा नहीं हो तो क्या करते होंगे. तो एक तो वो, दूसरा ये कहीं पे हम मैं बचपन से ये सुनते आ रहा हूँ कि अरे आरएसएस के लोग बहुत ही निष्ठावान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं. ठीक है, मैं भी अच्छा काम कभी कभी कर लेते होंगे, लेकिन ये अजम्पशन, और आप तो मुंबई के हो, आपको तो पता है कि चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट कौन है. चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट चंडीगढ़ के बीजेपी के इंचार्ज है विनोद तावड़े जी, जो यही मुंबई की पैदाइश है. यही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो हम उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं. और ये हमको बताया जा रहा था कि नहीं आरएसएस के लोग अच्छे होते हैं, दे विल नॉट डू एनीथिंग. लेकिन ये क्या है, ये सारा जो तमाशा आपको देखने को मिला, ये जिस तरीके से वोटों की चोरी देखने को मिली, ये पूरा आरएसएस द्वारा, ये विनोद तावड़े द्वारा किया गया है. सो दिस मिथ हैज बीन फाइनली ब्रोकन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, संघर्ष करना जरूरी है कि बीजेपी को हरा सकते हैं. बीजेपी को हराना मुश्किल है, ये मानता हूं. जिस तरीके से उन्होंने उतना बेस बनाया है, उन्होंने इतने पैसे जो फेंक रखे हैं, उन्होंने पूरा जो नैरेटिव जो कैप्चर कर दिया है मीडिया द्वारा, वी अंडरस्टैंड इट इज डिफिकल्ट, लेकिन नामुमकिन नहीं है. और अगर आप संघर्ष करेंगे तो जरूर ऊपर वाला हमारा साथ देगा और जरूर हम बीजेपी को हरा पाएंगे. आई थिंक दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. लेकिन यहाँ पर एक बात जो आपने कही वो बड़ी गंभीर है प्रदीप जी, सुनने वाली बात है कि जनाब मान लीजिए अगर वो वीडियो नहीं होता यार, तो फिर क्या करते? अरे बाप रे बाप, मैं फिर तो इलेक्शन गई थी, फिर तो खत्म. और जिस जगह पर रूबेन मास्करेनस साहब, देश के जिस जगह पर सीसीटीवी नहीं है या सीसीटीवी नहीं लगा है, वहां पर क्या होता होगा? Is that one of the reasons why they hate Arvind Kejriwal? Because he has covered the whole of Delhi with CCTV cameras? Is that the reason why? सर, अरविंद केजरीवाल ने हमें और सारे आम आदमी पार्टी को पहले से ही बोला है कि पूरा डोर टू डोर, चाहे वो कैंपेन हो, चाहे वो पोलिंग बूथ से जब मशीन ले जाया हो और वहां पे जो निगरानी देनी हो, स्ट्रांग रूम के बाहर, हम पूरा देखते हैं. हम तो वीवीपैट के टैली का भी हमने डिमांड किया था, आपको याद है? सारी ऑपोजिशन पार्टी ने डिमांड किया था कि ऑल द वीवीपैट का जो टैली है, दैट शुड बी फाइनली टैलीड विद द मशीन टैली, एंड ओनली आफ्टर दैट शुड बी अनाउंसमेंट बी मेड. बट आई थिंक नाउ विद ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, आप देखो ना कि बीजेपी को कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारे तो 400 पार हो गए जी. हमें तो बीजेपी का, अगर आप मोदी और जेपी नड्डा के भाषण को आप सुनेंगे और अमित शाह के भाषण को सुनेंगे, तो बीजेपी ऑलरेडी जीत गई है इलेक्शन. उनको तो ना लोगों की जरूरत है, ना लोगों के मतों की जरूरत है, उनको वोट करने की कुछ जरूरत नहीं है उनको. वो ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुके हैं. पता नहीं उन्होंने क्या किया है या क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये आप सोच सकते हो कि चंडीगढ़ एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है सर. एक 10 किलोमीटर लेंथ और उसकी 10 किलोमीटर ब्रेथ होगी. छोटा सा, ये अंधेरी विले पार्ले टाइप का जगह है, बहुत छोटी सी जगह है. और इतनी छोटी सी जगह में अगर
ये छोटे इलेक्शन में अगर इतना कुछ कर सकते तो आप सोच सकते हो कि देश के इलेक्शन में क्या क्या करते होंगे। आपने तो देखा कि इलेक्शन कमीशन में, निर्वाचन आयोग में जो क्लॉजेस थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसेंसस से ये तय करेंगे कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिकॉज अ पर्सन हैज टू बी ऑफ अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी। लेकिन वो उन्होंने अमेंड करके इंस्टेड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक यूनियन मिनिस्टर कर दिया। तो एनीवेज उनकी जो है मेजोरिटी हो गई 3 मेंबर में। तो ये बहुत ही हानिकारक है, और ऐसा नहीं कि लोग देख नहीं रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे कुछ दोस्त जो है अब्रॉड से, वो मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि इंडिया में ये कब से होने लगा। सो इलेक्शन प्रोसेस इज सैक्रोसैंक्ट. You can't fool around with that. You can't tamper that process. Because India is India right now because people like you and me have faith in that electoral process. People have faith that we have a democracy. And it may be slow, Ruben साहब, it sometimes उसके may बिना be difficult, but it works. But imagine what happened in Chandigarh and the way the BJP managed it. अभी मुझे कोई बोल रहा था, मैं कुछ डिबेट्स में गया था, मुझे एक एंकर मुझे कह रहे थे कि सर यहाँ पे वो अपना काम कर रहे थे कि यू आर लुकिंग एट इट विद अ जॉन्डिस विजन। मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय जॉर्नलिस्ट विजन? मुझे बताओ कि अगर ये अनिल मसीह ने खुद अपने आप से किया है और इसका कोई बीजेपी से संबंध नहीं है, चलो मान ले, तो मुकुल रोहतगी कहां से आया उसको डिफेंड करने के लिए? तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सब छोड़ छाड़ करके उसको डिफेंड कर रहा है। मतलब कहां से वो एक अनिल मसीह, एक नॉमिनेटेड पार्षद चंडीगढ़ जैसे छोटे से शहर में, वो कहां से इतना पावरफुल हो गया? तो बेसिकली ये बीजेपी हमेशा माइंड गेम्स खेलती है। बीजेपी का हमेशा से ये गेम प्लान था कि क्योंकि ऑपोजिशन मोरल टूटे, कैसे भी But करके Mr. हमको Mascarenhas, you know, election Rahul Gandhi खींचना है। and Arvind Kejriwal has always been talking about democracy. लोकतंत्र खतरे में है, judiciary is being intimidated. Bajaj Sahab has always been discussing this. Here you are talking about judiciary is being intimidated, and here judiciary comes with sturdy independence, intellectual integrity, judicial integrity in 3 decisions, one after the other. Bilkis Banu वाले cases में, electoral process, the bonds के वाले cases में, और तीसरा this Chandigarh mayoral polls. Now that doesn't display, the judiciary in a very very high and you can call it absolutely sturdy जिस प्रकार से जा रहा है. Independence of judiciary is totally established in these 3 decisions. No. Now do your claim still go on? The judiciary is always acting under Nambiar intimidation. No, Nambiar Sahab, I honestly will beg to differ, and I think Bajaj Sahab will agree with me. I'm a student of law, and I also advocate Ruben Mascarenhas. I'm presently pursuing my LLM. I would just like to draw your attention to 3 things. What happened when it came to Maharashtra? What happened when it came to the disqualification? Okay, Supreme Court basically stayed the proceedings against the Eknath Shinde and his MLAs when you had the Uddhav Thackeray government in power, and they ordered a floor test. Matlab, they wanted the government to fall. I mean, I'm sorry, but the Supreme Court has really not been giving some great decisions. And I respect the Supreme Court, and I think that this miscarriage of justice will be corrected. But there are problematic But do you decisions think there's that been a came from that. correction? Then, Do you then think? it's come to No, but do you think there has been a course correction as exemplified by the 3 judgments that Advocate Pradeep Nambiar ji mentioned just now? The Bilkis Banu I case, the think electoral bonds I- case, I- and the I- Chandigarh mayor case. I think I welcome that. I think we all know, especially people Mumbaikars, I'm sure Bajaj Sahab also can relate to what I say. We all knew Justice Chandrachud. We know Chandrachud Ji. We hold him in the highest regards. We've seen him as an excellent judge during his tenure at the Bombay High Court. We saw his judgments before he became CJI. But now, all said and done, we're not being selective here, but the Supreme Court has indeed acted in the way the Supreme Court needs to act. Let's not forget they've used Section 142, which is essentially the power of the Supreme Court to do complete justice, irrespective of whatever the law is or whatever the statute is. So that is what has reinstated. So I the wonder faith why in they don't judiciary, use and we that. hope- Why don't they use that in other cases as well? For instance, in the case of Manish Sisodia's bail, I remember Justice Sanjeev Khanna asking again and again, where is your evidence? Where is the evidence? Your case will not stand even 2 minutes of cross-examination, and then refuses to give him bail. Absolutely. What's going on here? Absolutely.
What is Sir, going we on? don't know, sir. We have full faith in the Indian Constitution and the Indian judiciary. सर 1 रुपए का कहीं पे रिकवरी नहीं हुआ है, 1 रुपए का कहीं पे पेपर ट्रेल नहीं हुआ है. मनीष सिसोदिया जी अंदर बंद हैं. उनको बेसिकली हम पॉलिटिकली हरा नहीं सकते. उनको वो जो स्कूल्स में जो शिक्षा क्रांति है, उनको वो शिक्षा क्रांति रोकनी है, क्योंकि दे कांट मैच अप टू अस. मुझे बता दो कोई ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बता दो जहां पे बीजेपी ने अच्छे स्कूल बना दिए, या कोई ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बता दो जहां पे बीजेपी ने आलीशान अस्पताल बना दिए. शो मी इवन वन एविडेंस ऑफ दिस सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस. मोदी जी जाते हैं गुजरात में, एक उनको क्लासरूम नहीं मिलता ढंग का. उनको एक स्टूडियो में फेक क्लासरूम में उनको वीडियो बनाना पड़ता है. ये हालत है गुजरात की स्कूलों की. गुजरात में इतने साल मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, एटलीस्ट वो जो सो कॉल्ड गुजरात मॉडल की बात करते रहते हैं, इट इज जस्ट आई वॉश, कुछ डिलीवर नहीं किया. तो क्योंकि ये डिलीवर नहीं करना चाहते हैं, ये केवल कुछ इमोशनल मन घड़न चीज कुछ ना कुछ. ये देखो, ये जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही फैसिस्ट प्लेबुक है. यू नो, नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, मैं चाहूंगा आप लोग देखें. इट्स कॉल्ड द प्लेबुक ऑफ द टायरेंट. तो उसमें चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो ईदी अमीन हो, चाहे वो जितने भी आपके देश के मतलब पूरे विश्व भर में जितने भी आपने डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के, फैसिस्ट टेंडेंसीज के लोग देखे, मुसोलिनी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे उनके फैसिस्ट प्लेबुक है कि एक ऑपोजिशन को खत्म करो. सेकेंड इज ऑपोजिशन को खत्म नहीं करो तो उनको इनकैपेसिटेट करो. बस आप पीएमएलए केस लगा दो, ईडी केस लगा दो और फिनिश. उनको अंदर ही अंदर जेल में डाल दो. कुछ नहीं हुआ है. देयर अंडर ट्रायल द चार्जशीट has not even been filed. No case has reached the trial stage. Trial has not started. I mean, trial is not started. So ये Yes. जो हम लोग को the other day एक बीजेपी कार्यकर्ता मुझे कह रहा था कि ED has 96% of its strike rate, लेकिन forget about the 96% strike rate. These guys have not been able to even get this to the trial stage, right? So what are we even talking about? But Ruben, the point is, hang on. I'm asking you a very specific question. Sir, मास्टर साहब, आई एम आस्किंग यू अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, और मैं जान करके हिंदी में पूछता हूँ, आप हिंदी में जवाब दें, ज्यादा लोग समझ पाएंगे. देन वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एज वेल सो दैट पीपल इन द साउथ कैन आल्सो अंडरस्टैंड. मनीष सिसोदिया का कि आपने विद्यालयों की, स्कूलों की क्रांति के बारे में बताया. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एवरीबडी फ्रॉम अ पेपर व्हिच आई यूज्ड टू लव, नाउ आई डिटेस्ट इट, called the Washington Post, which is a totally pro-Islamic paper, but that's a separate issue. The New York Times and even the New Yorker, they have, and by the way, the Harvard Bulletin, which is not a newspaper, they have praised Manish Sisodia's school revolution in Delhi, for God's sake. Now what happens? Pradeep ji, we have discussed this earlier. All the private schools taking huge amounts of money as fees, the entire private school mafia, the liquor mafia, the private clinic hospital mafia in Delhi, they all got together, and I personally believe, and I'm sure we'll find evidence of this very shortly, I believe they all got together and they decided to do this. Manish is in jail, Satyendra Jain is in jail, Sanjay Singh is in jail, I think, because you guys wouldn't play ball with these guys. Now, am I right or am I right? No, you're absolutely right. ये लिकर माफिया दिल्ली में कौन चलाता है? लिकर माफिया सारी बीजेपी चलाती है. ये बीजेपी के ही सो कॉल्ड ठेके हैं, including private schools. इनको डेमोक्रेटाइज. Private schools. No, I'll come to the schools also. I'll come to the schools, but let me finish the liquor part. ये बीजेपी के ठेके हैं. We tried to open the situation up. We tried to make it competitive. We tried that the exchequer basically gets revenue out of it. But anyway, that's a different matter. Now coming to what we saw with regards to the schools, yes, there is a school mafia. There is a private school mafia. जो private Yes. school है अभी चलना, मतलब nobody wants to go to a private school. The Delhi government schools are better than private schools. Delhi government schools are air conditioned. Delhi government schools have sports facilities. Delhi government schools have state of the art libraries. Swimming pools. Why would anyone want to? No, so clearly it's a business issue. So there are Yes. business interests here. I'm pretty sure what you're saying is true. That this mafia doesn't want the Arvind Kejriwal government to function. That they don't want these schools to function. लेकिन उनकी दुकान बंद हो गई ना. जी. So
So that is true. Also, when it comes to the medical, the entire, Yes. let's understand, the entire medical system is basically a very exploitative system. अगर Yes. आपके पास पैसे नहीं है तो आप रास्ते पे सड़क पे मर जाओगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हमने स्कीम शुरू की थी, फरिश्ते स्कीम, okay, which basically was supposed to incentivize anyone who basically plays a good Samaritan and takes a injured person to the hospital. अरे ये लोग ने वो स्कीम बंद कर दी. सो क्लियरली ये लोग बौखला गए हैं. ये एक कंप्लीट माफिया है. ये इतने समय से जिस तरीके से हमने मुफ्त में बिजली दी, जिस तरीके से हमने महिलाओं के लिए प्रवास जो है मुफ्त किया, हमने मुफ्त पानी दिया, तो ये ओवरऑल एक तरीके से इनका बीजेपी की दुकान बंद हो गई, बाकी पार्टियां की दुकान बंद हो गई. और ये जितने भी ये जो एंटी सोशल सो कॉल्ड माफियाएं हैं, चाहे वो लिकर माफिया हो या स्कूल माफिया हो या पावर माफिया हो या राशन माफिया हो. अभी मुझे एक मैं इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ. राशन में डू यू नो आरकेबी, दिस इज हिलेरियस. when this issue came up in the Supreme Court and you had the BJP basically arguing with regards to the ration delivery. हमने ये बोला था कि घर घर राशन पहुंचना चाहिए. क्या गलत कहा हमने? VHS की जैसे जो बड़ी कंपनी है जो बेसिकली वीजास का प्रोसेस एंड टू एंड करती है, आप अगर यूके गए हो, आप अगर यूएस गए हो तो आपको पता है एंटायर थिंग इज स्ट्रीमलाइंड बाय देम. हमने ऐसी अच्छी कंपनी को ही आउटसोर्स किया, एंड टू एंड सब कुछ होना था. पूरा राशन माफिया खत्म, पूरा पिल्फरेज खत्म. लेकिन बीजेपी का अपोजिशन क्या है? बीजेपी ये कह रही है कि नो, देयर विल बी a traffic problem. There will be a traffic problem in Delhi if ration gets delivered to the poor. मतलब imagine, this is the kind of shameless. But Mr. Mascarenhas, how Prime Minister Modi calls this a decade of transformation. बोले विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, विकसित भारत होगा. They say we have brought an end to all kinds of what उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद को मोदी जी ने 10 साल में खत्म कर दिया है. And you talk about the जो report card is so impressive, the 5th biggest economy. You're talking about digital revolution. You're talking about abrogation of Article 370, Ram Mandir, surgical strike, Barakot strike. फिर आगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स कलेक्शन. तो एक ये फिर देन इफ यू कम टू गरीब कल्याण योजनाएं, जैसे पीएम किसान से भरो आप, उज्ज्वला, अलग अलग स्कीम जो हर घर नल से जल, हर घर शौचालय. तो हाउ आर यू गोइंग टू बीट दिस? आई मीन द रिपोर्ट कार्ड सीम्स टू बी इम्प्रेसिव. एंड आर्टिकल 370 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कश्मीर, बोले मोदी जी ने जो वादा किया उसको पूरा कर दिया. वादा भी किया, इनॉग्रेशन भी किया, IIT इन जम्मू. आप समझिए कि आपके जो 130 करोड़ देशवासी जो हैं, इंडियंस जो हैं, बहुत ही मेहनती हैं. और चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार नहीं भी हो, तो भारतीय लोग बहुत मेहनती हैं और भारतीय लोग की उतनी ही उपलब्धियां होंगी. So all this has happened in spite of the government, despite of the government, not because of the government. Number one. Now let me go point by point. Okay? मोदी जी ने कहा कि वो करोड़ों नौकरियां जो है की उत्पत्ति करेंगे. कहां पे नौकरियां की उत्पत्ति की है? Where are the jobs? There are no jobs. आप देखेंगे कि यूपी में 50,000 जो है जूनियर कैटेगरी के एम्प्लॉइज, 20 या 25,000 की उनकी नौकरी हो गई है. उनकी पता है कितने एप्लीकेशन आए? ओवर 50 लाख पीपल अप्लाइड फॉर दी 50,000 जॉब्स. तो आप सोचो कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 इयर्स में सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आज है, लोग के पास नौकरियां नहीं है. आप बात करें एमएसएमई सेक्टर की तो ओवर 20,000 MSMEs have shut down. 20,000 MSMEs have shut down. अगर एक भी MSMEs में 50 लोग काम करते हो, आप आंकड़ा लगा लो कि उतनी नौकरियां चली गई, नौकरियां आई नहीं. ओके, आप बोल रहे थे स्मार्ट सिटी के बारे में. बताइए ना कौन सा सिटी हुआ है स्मार्ट? पूरे देश, पूरे मुंबई, पूरे भारत में जहां पे दिखा आपको स्मार्ट सिटी? आप बात करते हैं, बात करते हैं जॉब क्रिएशन की. जॉब क्रिएशन कब होगा? इफ यू वांट 20 million jobs, if you want 2 crore jobs, you need to create 1 million entrepreneurs. The 1 million entrepreneurs will create the 20 million jobs. तो कहाँ है उद्यमिता? What about Startup India? Startup India के बाद में आज कोई बात भी करता है? आज हमने कभी मुद्रा लोन्स की बात की, क्या मुद्रा लोन्स आज मिल रहे हैं? ये तो पूरा बंटाधार है. ये केवल ये इनकी सो कॉल्ड
फूट बूट की सरकार केवल क्रोनी कैपिटलिस्ट अडानी के लिए काम करती है, देश के सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको नीलाम करती है, उनको दे देती है, दे गिफ्टेड द रिसोर्सेज, और ये केवल ये पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, अपने लिए, देश के लिए नहीं और लोगों के लिए नहीं। मोदी जी के गारंटी, Exactly, मोदी जी के गारंटी पूरे होने वाले गारंटी बोले एग्रीकल्चर किसान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था, मोदी जी गारंटी, मोदी जी आके खड़े हो गए, पीएम किसान 6,000 से 12,000 स्टेट टू स्टेट दे रहे हैं। जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके लिए कोई गारंटीड लोन नहीं था, मोदी जी के गारंटी, मोदी जी आके खड़े हो गए, गारंटी किसान ओबीसी समाज को मुद्रा लोन जो आप बोल रहे थे, मुद्रा लोन सब सैंक्शन करने लगा विदाउट एनी काइंड ऑफ श्योरिटी। विकसित फिर आगे का जो समाज है, जो कारीगर समाज है, तो उस समाज के लिए 13,000 करोड़ 13,000 विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनके लिए मोदी जी स्टूड द गारंटी, बोले मैं गारंटी हूं, इनको लोन दे दो। जनमन, ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग, जनमन आदिवासी समाज को। सर लेट्स गो पॉइंट बाय पॉइंट। आपने किसानों की बात की, आज किसान, मतलब आप देखो ना क्या विडंबना है कि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, और उन्हीं के पॉलिसीज जो स्वामीनाथन कमीशन द्वारा जो मोदी ने प्रॉमिस किया था कि आई विल डबल फार्म इनकम्स, मैं दुगुना करूंगा, क्या हुआ है? क्या हैज फार्म इनकम्स इंक्रीज? ये फार्म लीडर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और ये केवल पंजाब के फार्मर्स नहीं है, फार्मिंग इन इंडिया इज बिकम अनसस्टेनेबल। आप ये समझिए, शरद जोशी जी जो राइट विंग के थे, उन्होंने कहा कि फार्मिंग, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अनसस्टेनेबल। अभी ऐसे सिचुएशन में आप फ्री मार्केट की बात करते हो, फ्री मार्केट में यू डोंट ओपन एक्सटर्नल मार्केट्स, तो फार्मर्स को एनीवे छूट नहीं है कि अपने प्रोडक्ट बना के वो किसी को भी बेच दें जो दाम पे उनको बेचना है। आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा व्यवसाय है which doesn't have control over the product that they make? Why is it that somehow the farmers should basically give it at a production cost which is at a cost which is less than their production cost? Understand this. और ये जब भी वो चले जाते हैं तो उनको बोल देते हैं खालिस्तानी आ गए, ये एंटी नेशनल हो गए, ये हो गए। अरे अभी तो बोल रहे हैं आपने किया सर, अभी तो बोल रहे हैं आपने किया है, अभी तो बोलते हैं नहीं सर कि ये ऑर्गेनाइज आम आदमी पार्टी हमेशा इस देश के किसान के साथ खड़ी रही है। देश का किसान क्या कह रहा है? लास्ट टाइम मोदी जी ने जब ये पूरे 3 जो काले कानून थे, फार्म लॉज जो थे, जब उन्होंने वापस किया तो उन्होंने कहा देयर विल बी अ लॉ ऑन एमएसपी। तो ये पूछ रहे हैं कि आपने तभी घोषणा की तो अभी आपने दिया क्यों नहीं है? अभी जो टॉक्स चल रहे हैं, टॉक्स में ही पूछ रहे हैं यू गेट अ लॉ फॉर द एमएसपी कि फार्मिंग इज बिकम एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी। और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, जहां पे भी आपको ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर दिख रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप में हो, यू शुड बी सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे इवन टुवर्ड्स स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। पहली बार फार्मर्स रास्ते पे उतर के यही पूछ रहे हैं दैट फार्मिंग हैज बिकम अनसस्टेनेबल, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू डू? अभी ये अन्नदाता है हमारे, और ये अन्नदाता की बात नहीं सुनेंगे और बस उनको आप लेबल करेंगे तो काहे का ये काहे का न्याय हुआ? तो देखिए, मोदी जी पूरी तरीके से विफल रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत ये एडवर्टाइजिंग के जरिए, थोड़ा बहुत मार्केटिंग के जरिए, थोड़ा 1-2 भाषण करके वही चलता है। अगर आप देखें तो यूथ बेरोजगार है, अगर आप देखें तो महिलाएं असुरक्षित है, अगर आप देखें तो नौकरियां उत्पन्न नहीं किया, किसान जो है गुस्से में है। तो कौन ये मोदी सरकार से संतुष्ट है? कौन ये संतुष्ट है? केवल अडानी जी संतुष्ट है, केवल इनके जो क्रोनी दोस्त हैं ये संतुष्ट है, और भाजपा के नेता संतुष्ट है, और कोई संतुष्ट नहीं। Reuben साहब, your comment on what's been happening in Maharashtra. For the first time we saw shootings in a police station on live TV. We saw on Facebook Live and stuff. What's going on here? I mean, I've been around for 30 years in Mumbai. I mean, I haven't seen this kind of thing before. Have you? Bajaj sahab, I've been watching you on television ever since I was a boy going to school, and you're still a boy. Your RKB show. You're still a boy. I'm still a boy. I'll always be your boy. But I've been seeing you on television since I was in school, and at that time it would be RKB show on in-cable net, and we would watch it because it was a lot of local issues, right? And yes. It really got us excited because we got a lot of international and national news, but we didn't get the local news, and you were a pioneer of that. And I think जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे वो उल्लासनगर में
एक एमएलए द्वारा फायरिंग हो, बीजेपी के एमएलए द्वारा, रूलिंग पार्टी के एमएलए द्वारा, कि उनको कुछ पड़ी नहीं है कि वो on another ruling party leader, on another ruling party leader. नहीं, इंस्पेक्टर है तो कैसे प्रकार के लोग हैं? हम लोग जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमें तो थोड़ा डर लगता है, थोड़ा हम बहुत इज्जत देते हैं कि अरे पुलिस वाला है, वर्दी में आया है, यू हैव टू बी सीरियस, राइट? बिकॉज दे आर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। और आप वहां पे फायरिंग करते हो। और ये मॉरिस नरोना, पता नहीं ये ऐसे नमूने कब से पल बढ़ रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे के साथ जाके मिलते हैं, उनके साथ उनका फोटोग्राफ है। वो सारी पार्टियों के मतलब जो लोकल एरिया में कब से, यानी ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं इंटेलिजेंस में कि क्या हो रहा है, कौन कितने पानी में। लाइव टेलीविजन पे शूटिंग हो जाती है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। किसी को चाहे वो ये जो लुच्चे लफंगे हो, या ये जो लफंगाई का पूरा जो एलिमेंट है ना, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है ना, उनको कोई पुलिस का कुछ डर ही नहीं है। ये तो कई वाइल्ड वेस्ट, वो जो पहले हम सुन रहे थे कि ये शूटिंग जो है ना, ये मुंबई से ले जाके ये यूपी ले जा रहे हैं। शूटिंग जो छोड़ो, यूपी का शूटिंग उन्होंने मुंबई में लेके आया है। ये लाइव शूटिंग हमको दिखाई दे रहा है। शूटिंग कुछ यहाँ पे बॉलीवुड का नहीं, कोई किसी ने घोड़ा उठा लिया, किसी को मार दिया, ये क्या चल रहा है? ये मतलब आप सोचिए कि मुंबई इतना असुरक्षित कैसे हो गया है, कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल इन बॉम्बे? कि ये कोई गैंग वॉर, गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 3 हो रहा है, कि यहाँ पे एक एमएलए ने किसी को मार दिया, दूसरे किसी ने कोई पोकर प्लेयर है, तो दहीसर जैसे एक रेसिडेंशियल एरिया में लाइव उसमें किसी को डाल दिया। मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज आवर इंटेलिजेंस डूइंग? व्हाट इज आवर होम मिनिस्टर डूइंग? So Anurag Kashyap is going to make a new film. Instead of Gangs of Wasseypur, it will be Gangs of Borivali. Gangs of Borivali, Gangs of उल्लासनगर, और सबसे बड़ा सरगना तो मुझे लगता है कोई फडणवीस जी है। मतलब ये सब फडणवीस जी के निगरानी में हो रहा है। What is going on? In any event, I have never seen something so shocking. It's like awful. I mean, come on. I thought I'd seen it all. I mean, this is like crazy. Absolutely. Sir, crazy. I would through your channel, I would like to say that in the past I have worked in Borivali. Everybody knew that Maurice Narona was a gunda. Everybody knew that. Everybody knew that he was involved in illegal activities. Now, despite all of this, I mean, he used to operate like a don. Despite all of this, he was allowed to function. Despite all of this, no action was taken. His board says Maurice Bhai. Because he was pally with everyone. Because he supplied manpower to all political parties. Because he controlled all kinds of illegalities there. तो ये जो बनाया जा रहा है कि ये कोई बॉलीवुड का मूवी का स्टोरी है और किसी ने वो इमोशनली कुछ कर दिया, कुछ नहीं। ये मॉरिस नरोना गुंडा था। ये गुंडे के साथ रूलिंग पार्टी वाले मिले। So why would he commit suicide? One final word from you, Ruben. Just asking you, your perspective on why would a man like Maurice Narona, who used to call himself Maurice Bhai, his signage also said Maurice Bhai, it lit up in huge LED lights. Why would he commit suicide? Did he commit suicide? No, I will. So I'll tell you what I think. I personally think that this collapse of the political system, collapse of the administration system has resulted into many Maurice Bhais. There's not one Maurice Bhai in Mumbai today. There are many Maurice Bhais who are basically a rule unto themselves because the justice system was slow. All this justice system is privatized to them. वो थोड़ा बहुत रॉबिन हुड गिरी करके उनको थोड़ा सा लोकल वो थोड़ा अपना हवा बना देते हैं, और ये हवे के ऊपर उनको कोई टिकट मिल जाती है। बहुत से सो कॉल्ड मॉरिस भाई आज के जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के अंग है, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, जो भी पद पे। तो ये मॉरिस भाई केवल एक फिनोमेना नहीं है, ये मॉरिस भाई पूरे हमारे सरबराही हुई राजनीतिक व्यवस्था का एक फिनोमेनन है। There are many Maurice Bhais which are mushroomed because of the failure of government and their failure of administration to deliver. And pretty shocking. With regards to people like Maurice Narona, had a Maurice Narona been picked up and had a Maurice Narona been taken action against, he would have never dared to do such a drama and kill someone. But you have to nip things in the bud. You have to show people that behavior is unacceptable, and this criminal activity is not possible. It is not possible, certainly without support. I still remember Julio Ribeiro. I'll mention this. I'll mention Julio Ribeiro Saab had very famously told me that today the police in Mumbai are today worse than dogs.
And I was really shaken. I said, "What are you saying, sir? You are a former police commissioner." And he said, "You know why they are worse than dogs? Because in order to be effective, you people should either respect your people should also fear you. Today, people do not even respect the government, and people do not even fear the government." And Right, that- Ruben, thank you very much. We've That's really what run I'm out of talking time. It's a great pleasure talking to you. But from what you say, that means we are in for some pretty shocking times, I think. Thank you very much, Master Rana Saab. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. And congratulations to you. I think we are seeing a resurgence and rejuvenation of opposition unity and the India Alliance from whatever little we have seen in both in UP and in Punjab and in Delhi, at least Aam Aadmi Party and the Congress, and in UP the Samajwadi Party and the Congress. I think, well, we need a strong opposition. So thank you very much for joining us. All the very best to you. Namaskar. Thank you. Thank you so much. Okay. A very passionate Ruben. Most of the young leaders are. Don't worry, very he's passionate. always been very, very passionate. Yes, We've seen him. He's been there since the inception of the Aam Aadmi Party, which was about 10 years ago, and more than 10 years ago. And he's been there with them right from day one, which is fantastic. And he's never left. Right now, let's go across to